नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। 2 दिन जो क्लास नहीं हुई है, हालांकि कल आपको एक वीडियो मिल गया था और थोड़ी सी चर्चा भी हो गई, थोड़ा सा मोटिवेट भी आपको बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो कोविड का प्रकोप, ऊपर से एग्ज़ाम लगातार आगे जा रहे हैं, न्यू वैकेंसी नहीं है, घोषणाएं होती है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो हैं थोड़े से हतोत्साहित ना हो जाओ। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप मेरे टच में रहो बराबर और आप अच्छे से स्टडी जो है वो करते रहो, नियमित जो है आपकी स्टडी चलती रहे। मैं भी चाहे ड्यूटीज़ हो चाहे कुछ भी हो, लगातार आपसे टच में रहने का प्रयास करता हूं और उसी दिशा में मैंने, बल्कि आपका जितना हो सके आपके लिए अच्छा ही करने का प्रयास है। इसीलिए मैंने बोर्ड वगैरह सेटअप पूरा चेंज किया थोड़ा सा, ताकि आपको दिखाई भी बड़ा दे और पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी न आए, है ना। और रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियाँ चल रही है। हमने 3 शिक्षण विधियाँ जो हैं वो कर ली थी और उसके बाद में आज हम चौथी शिक्षण विधि करने जा रहे हैं, अनौपचारिक। कौन सी विधि है? चौथी, अनौपचारिक। अनौपचारिक या इसे कहते हैं सैनिक विधि भी इसे कहा जाता है। कौन सी है? अनौपचारिक या सैनिक विधि। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आज। बस एक चीज़ ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है आपको। बाई चांस किसी दिन क्लास नहीं होती है तो भी आपको धैर्य रखना है। अब जैसे आज ये क्लास लाइव होनी थी लेकिन लाइव नहीं हो पा रही है, आज या कल, 2 दिन के बाद है, हो सकता है कल शाम से ही मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। सरल से कठिन की ओर हम चल रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं पहले सारी सरल शिक्षण विधियां लूंगा और उसके बाद सरल से कठिन की ओर अपन चलेंगे, ठीक है। तो आज हम अनौपचारिक या सैनिक विधि कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि ये जो शिक्षण विधि है, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, यानी 1945 की बात, मैं 1945 की बात कर रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ जब अमेरिका को सेना की ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और उस वक्त पढ़े लिखे के बजाय अनपढ़ सैनिकों को भर्ती किया गया, लेकिन उन्हें भाषाओं का ज्ञान, जो और देशों में जा रहे थे सैनिक लड़ने के लिए, उन भाषाओं का ज्ञान देना जरूरी था। तब इस शिक्षण विधि की आवश्यकता पड़ी। जैसे पेज, बोज, विंटर, ये कुछ विद्वान थे, कहा जाता है इनका नाम आता है, लेकिन 4-5 थे। तो इन विद्वानों ने क्या किया कि एक ऐसी शिक्षण विधि का मतलब एक ऐसी शिक्षण विधि, एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत कम समय के अंदर अधिक से अधिक व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान करवाया जा सके। और वो सीमित भाषा थी, उसमें सीमित भाषा का ज्ञान करवाया, जिससे क्या है कि उन्हें किसी प्रकार से अपने कम्युनिकेशन या वार्तालाप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये उनका एक प्रयास था। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हो, अब इसके बारे में हम सबसे बड़ी पहली बात ये जानेंगे कि अनौपचारिक क्यों कहा जाता है, ठीक है। सैनिक विधि आपको बता दिया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 15 से 20 सैनिकों के छोटे छोटे क्या बनाए, छोटे छोटे समूह बनाए और फिर उनको जो है भाषा का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। अब 15 से 20 क्यों? क्योंकि एक क्लास जो होती है, देखा जाए तो 20, हालांकि आजकल तो 200 क्लासेस भी चलती है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक सफिशिएंट क्लास जो होती है 15 से 20, यानी उन पर पूरों पर नज़र रखी जा सकती है और बराबर उनके साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें संख्या में कितने थे, तो हम कह सकते हैं कि 15 से 20 सैनिकों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते थे, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्वानों ने क्या किया, एक सेना प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया था, सेना प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उसमें भी 15 से 20 सैनिकों के एक छोटे छोटे समूह बनाए और उसके बाद उनको भाषा का ज्ञान देना प्रारंभ किया। भाषा का ज्ञान भी किस प्रकार से? जैसे टेप रिकॉर्डर में मतलब रिकॉर्ड भाषा कर दी और उसके बाद उस भाषा से संबंधित जो है वो सारी चीज़ें उनको समझाना प्रयास कर लिया, है ना। टेप रिकॉर्डर, यहाँ आपको ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग अगर दिखाई दे रही हो तो उसे इग्नोर करें, हाँ। तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन्हें भाषा का ज्ञान दिया जाने लगा, भाषा का ज्ञान दिया जाने लगा, ठीक है।
इसके अलावा अब बात करूं तो देखिए इसमें क्या हुआ, उच्चारण और श्रवण कौशल, उच्चारण और श्रवण कौशल पर बल दिया जाने लगा, बल दिया गया। भाई आपको पता है कि हाथों हाथ कोई भाषा सिखानी है तो एक तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, और एक श्रवण कौशल। और देखिए जो नियम काम करता है LSRW, ये नियम भी कैसे काम करता है, हम जब स्कूलों में पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी पढ़ाते समय हम एक बात करते हैं कि सबसे पहले लिसनिंग, कोई भी व्यक्ति है उसे सुनना, ये भाषा के घटक कौशल कह सकता हूं। तो सबसे पहले हम साफ सुने, सुनना, जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा क्या करेंगे, बोलेंगे। यानी ये दोनों पहले हैं, सबसे पहले LSC हैं। और सुनेंगे अच्छा तो बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छा, और पढ़ेंगे अच्छा तो लिखेंगे अच्छा। तो इसमें क्या किया गया, इनको कम समय के अंदर सैनिकों को तैयार करना था। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया जाने लगा। रिकॉर्ड भाषा बोल दी, उनको कहा सुनो, और फिर उनको बुलवाया गया। उच्चारण और श्रवण कौशल पर बल दिया गया। और फिर एक बात कहूँ, मौखिक, या मैं यूँ कहूँ मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया, मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया, है ना। देखिए सरल विधि है तो आपको ये आती है, और आती है विधि जो होती है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है ना। मौखिक पक्ष पर ज़्यादा, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि हाँ, कि यह विधि जो है वो भीड़ वाली कक्षा के लिए उपयोगी है, भीड़ वाली कक्षा के लिए, भीड़ वाली कक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है, भीड़ वाली कक्षा के लिए उपयोगी है। मैं देख लेता हूँ आपको सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे अकेला, हाँ बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है ना। हाँ, और आज मतलब अब यहाँ लिखने में तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ नीचे अगर कोई लास्ट मैंने देख रखा है कि कहाँ तक आपको शो हो रहा है। हाँ, तो लेखन, अगला पॉइंट है कि लेखन और वाचन, लेखन और वाचन, जो लेखन और वाचन था उसकी बजाय लेखन और वाचन, उसकी की जगह की लिखते सही रहेगा, लेखन और वाचन पर कम बल देते हुए, मतलब लेखन और वाचन पर तो कम बल दिया गया, कम बल देते हुए, लेखन और वाचन पर कम बल देते हुए वार्तालाप पर अधिक बल दिया गया। किस पर दिया गया, जैसे मैंने यहाँ बता दिया था, उच्चारण और श्रवण कौशल। हाँ, मतलब उच्चारण और श्रवण कौशल तो ये अलग से बता दिया भाई, लेखन और वाचन पर तो बल नहीं दिया गया। लेखन यानी राइटिंग, लेखन पर, और पढ़ने पर, वाचन, इन पर बल नहीं दिया गया, इसके बजाय बल देते हुए वार्तालाप। अब देखिए बात तो वही आ गई ना, वार्तालाप पर बल दिया गया, वार्तालाप पर अधिक बल दिया गया। अब इस वार्तालाप पर अधिक बल दिया गया, अधिक बल दिया गया। आप ये ना सोचें कि आपको शिक्षण विधियाँ आती हैं, मैं कहता हूँ आती है तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि ये तो सरल सरल चीज़ें बता, देखिए सरल ही विधियाँ हैं, आपको टफ लगती होगी, सरल ही विधियाँ हैं, थोड़ा सा इनको आत्मसात करना पड़ेगा। और जब तक मैं इस विधि के बारे में, एक विधि के बारे में सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, तब तक मैं उसका तुलनात्मक जो आपको अध्ययन है वो नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मुझे कहीं लग रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बोर हो रहे हैं। देखिए बोर नहीं, हर शब्द में अर्थ छिपा होता है। इसने क्या कहा, लेखन और वाचन पर कम बल देते, वार्तालाप पर। आप देखिए इसने लैंग्वेज तो चेंज की है, वार्तालाप, वार्तालाप में ये दोनों ही तो शामिल होते हैं। वार्तालाप है यानी आप क्या करोगे, बोलोगे, है ना, बोलोगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको, है ना। सॉरी, ठीक है, बोलना और सुनना। तो वार्तालाप पर इसमें क्या किया गया, बल ज़्यादा दिया गया। ये कोई विशेष बात नहीं है, अनौपचारिक। अब हम देखेंगे अनौपचारिक क्यों कहते हैं, वो भी बात करूंगा। अनौपचारिक या सैनिक विधि है। ये द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में इसका सूत्रपात हुआ था। अमेरिका में 15 से 20 सैनिकों को छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया जाता है।
उच्चारण और श्रवण कौशल पर बल दिया गया है। मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सेम बातें आ रही है लगभग। भीड़ वाली कक्षा के लिए उपयोगी मानी जाती है। लेखन और वाचन पर बल देते हुए वार्तालाप पर भी अधिक बल दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये अगर ऐसी सरल विधियाँ हैं ना तो हमें रट भी लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ इसको मिटा देते हैं। देखो, आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम है, चाहे बोर्ड है, चाहे बस आपकी एक प्रॉब्लम है जिस पर आप, मेरी एक प्रॉब्लम है जिस पर आप विचार नहीं कर रहे हो, वो है नियमितता। आप लोग नियमित नहीं रह रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप कृपया करके नियमित रहने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ, क्या कर रहा था, ये क्या कहते हैं, स्वाभाविक ब्लैक से लिख दे, स्वाभाविक संवाद। अगला पॉइंट है स्वाभाविक संवाद। किस पे? स्वाभाविक संवाद। स्वाभाविक संवाद क्या होता है? मतलब जो चीजें, स्वाभाविक संवाद का मतलब है जो बातें उस दौरान, भाई उस समय ये सोचा नहीं गया था कि ये विधि आगे बच्चों के लिए भी काम में आएगी। तो उस समय ये था कि जो सैनिकों के बीच में स्वाभाविक संवाद होने वाला है, उस संवाद के दौरान क्या क्या बातें हो सकती है। मैं एक एक शब्द पर आपको जितना समझा सकता हूँ, प्रयास पूरा अच्छा है मेरा। जो उन सैनिकों के बीच में संवाद होगा, स्वाभाविक बातें होगी, वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ों को लेकर हो सकती है, क्या क्या विषय को लेकर हो सकती है, उस पर ज़्यादा बल दिया गया। और स्वाभाविक संवाद और मौखिक तत्वों, यानी मौखिक तत्वों को साथ लेकर भाषा, जो स्वाभाविक संवाद है और मौखिक तत्वों को लेकर भाषा संगठन पर बल दिया गया। भाषा संगठन पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? यानी भाषा संगठन को कैसे सुधारा जाए, भाषा संगठन को कैसे इस लायक बनाया जाए कि उन सैनिकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी जरूर चीज़ें हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सैनिक विधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है अथवा कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्न में से इस कथन को के परिप्रेक्ष्य में कौन सी विधि सही उतरती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए। और रही बात, अगर आपको लगता है सेक्शन विधि आपको आती है, तो या तो आपको जैसे 15 क्वेश्चन बता रहे हैं, कई बार 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 15 में से 15 सही करने की हिम्मत रखते हो, तब तो आपको ये पढ़ने के लिए आपके लायक नहीं है ना। और अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। इसलिए ये ना सोचें कि हाँ ये तो हमें आती है ना। हाँ, तो इसे श्रव्य भाष्य सेना, इसे क्या कहते हैं? श्रव्य भाष्य सेना विधि, ये भी इसका एक नाम है कहीं ना कहीं, ठीक है, या इसका नाम आर्मी मेथड, इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें भी आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। बस श्रव्य भाष्य सेना विधि, आर्मी मेथड भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों कहा जाता है श्रव्य भाष्य? आपको पता है, सुनकर भाषा को सीखना, सुनकर भाषा को सीखना। क्यों? यहाँ सुनना बोलना नहीं है, सुनकर भाषा को सीखना सेना विधि या आर्मी मेथड भी कहा जाता है। अगर इसके अलावा चलिए, है ना, यहाँ चलो एक दो लाइन यहाँ आ जाएगी अभी तक। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि के अंदर भाषा के जो कौशल होते हैं, भाषा कौशलों का विकास होता है, भाषा कौशलों का विकास होता है। बिल्कुल, सुनना बोलना, है ना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी विकास होता है। भाषा को कैसे सीखा जाए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और वो भी किस आधार पर किया जाता है? मौखिक आधार पर भाषा को कैसे बढ़िया तरीके से सीखा जाए, इस पर इस विधि में फोकस किया जाता है। जो सरल सरल विधियाँ हैं मैं उनको पहले ले रहा हूँ, यानी यूँ समझ लीजिए जैसे ये लाइव क्लास स्टार्ट होगी उसके साथ ही मैं जो अपनी टफ विधियाँ हैं, पर्यवेक्षक
विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अपने निगमन है, आगमन है, टफ नहीं बल्कि अच्छी विधियाँ कहेंगे, थोड़ी बड़ी है, उनके बारे में थोड़ी बातों को ज़्यादा ध्यान रखने लायक है, तो उन विधियों को भी अपन जल्द लेंगे। तो भाषा कौशलों का विकास भी इसमें होता है। और वातावरण परिवेश में इस विधि का एक गुण ये भी है कि वातावरण और परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। ये भी लिख ही देता हूँ मैं, क्या होता है, वातावरण और परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। वातावरण और परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विधि भी हमारे मतलब बिल्कुल लायक है कि ये नियम भी इस विधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि वातावरण और परिवेश में किसके द्वारा सीखा जाता है, अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। कैसे भाई, एक ने बोला, जैसे हम बच्चों को भी बैठाते 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो वो भी क्या करता है भाई, इसमें भी तो क्या होता है, लगातार बोल बोल के सिखाया जाता है। वो हम बोलते हैं, वो सुनता है, सुनकर वो फिर बोलता है, तो ये वार्तालाप ही तो हुआ है ना। वातावरण और परिवेश में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि इस विधि को जो है अनौपचारिक विधि क्यों कहते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ किताबों में अलग लिखा मिलेगा, लेकिन हम वही बात है, कुछ व्यवहारिक बातें भी कर लेते हैं। अनौपचारिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि के अंदर किसी भी प्रकार के व्याकरण के नियमों से या औपचारिकता निभाकर जो औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जो ज्ञान दिया जाता है वो नहीं दिया जाता। इसमें होता है कि जल्दी से जल्दी हम भाषा का ज्ञान सामने वाले तक कैसे ट्रांसफर करें। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, शॉर्ट तरीके से टेप रिकॉर्डर में आवाज़ रिकॉर्ड की गई और उन्हें बार बार अनुकरण करवाया गया, सुनाया गया, बुलवाया गया, सुनाया गया, बुलवाया गया। तो इस कारण से ये विधि औपचारिक न होकर क्या है, अनौपचारिक विधि कहलाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा एक विधि जो बात करते हैं हम इसकी सैनिक विधि की, तो देखिए सैनिक विधि आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक उचित है। सैनिक विधि के बारे में बात करें कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये विधि जो है वो कहाँ तक उचित है, तो आप देखिए हम प्राथमिक कक्षाएं जो होती है उनमें भी कहीं ना कहीं इस विधि का सहारा लेते हैं। क्यों, हम बच्चों को ये तो सिर्फ होमवर्क देते हैं, लेकिन आज भी वार्तालाप उनको बार बार बुलवाए जाते हैं, चाहे मीनिंग्स हों, चाहे पहाड़े हों, चाहे इसमें मान लो कोई चीज़ कविता हो, उनसे बुलवाया जाता है, उनको सुनाया जाता है, उनको बुलवाया जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये विधि उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो इस विधि के बारे में कोई विशेष बातें नहीं थी, लेकिन हमें कंप्लीट करनी तो सारी विधियाँ हैं, तो इसीलिए हमने इस विधि को साथ में कर लिया। ठीक है, अगली विधि भी हम जल्दी ले लेंगे। कौन सी ले हम, मैंने नोट्स में कौन सी लिख रखी है। हाँ, एक बात और याद आ गई, जैसे कुछ साथी कह रहे हैं सर ये आप कौन सी किताब से नोट्स में, मैं देखिए मैंने आपको कल भी पहले भी समझाया था कि किसी भी पर्टिकुलर एक किताब का नहीं है, लेकिन हाँ एक किताब आधार जरूर होती है, एक किताब जरूर होती है आधार। तो एक किताब आधार है। अब आपको सर वो आप कौन सी किताब है आधार, देखिए किताब जो जिनको मतलब लैंग्वेज देख के पता चल गया हाँ सर आप इस किताब का आधार ले, उन्हें पता तो है, ठीक है उन्हें पता है, लेकिन सबको मैं भी इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर आप क्या है कि उसी किताब के पीछे दौड़ने लगोगे, बस कोशिश करोगे हम तो वो मार्केट से वही किताब लेकर आए। तो एक बार धैर्य बनाए रखिए, पहले एक बार सारी विधियाँ होने दीजिए, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा कि मैंने पर्टिकुलर इस किताब को आधार बनाया है, और उसके बाद दूसरी किताबों से भी, जैसे ये पढ़ी है मेरे पास, लेकिन ये तो मैंने एकदम लीव कर दी, छोड़ दी इससे, तो है ना। तो पर्टिकुलर एक किताब को आधार बना रखा है, और उसके बाद जहाँ कहीं से भी कोई भी किसी भी विधि के बारे में कुछ विशेष मिल जाता है तो उसे मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ। यही बेस्ट तरीका लगा मुझे। अब बाकी मैं अगर उलझूँ कि नहीं ये किताब ये करिए, वो किताब ये करिए, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर जब मैं ही उलझ गया तो आपको कैसे सुलझाऊँगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं साहचर्य विधि। कौन सी विधि नंबर 5 कौन सी है, साहचर्य विधि। सबसे पहला क्वेश्चन, साहचर्य विधि का सबसे पहला क्वेश्चन, इस विधि के प्रतिपादक कौन है, बताओ तो फटाफट। प्रवर्तक कह सकता हूं क्या, या ये कह सकता हूं कि परिकल्पना किसने की, प्रवर्तक प्रतिपादक कल्पना किसने की, बता सकते हो। अब तक तो आपने आंसर लिख दिया होगा, मारिया मॉन्टेंसरी,
ठीक है, प्रतिपादक कौन है साहचर्य विधि का? मारिया मोंटेंसरी। ठीक है, साहचर्य विधि, इस विधि की कहाँ जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार से। हाँ, तो ये देखो, ये विधि जो है ना, ये मतलब आधुनिक पाश्चात्य, मतलब पाश्चात्य संस्कृति की देन है, हम यूँ कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जो एक कमरा है, एक कमरा, उसमें कुछ वस्तुएं पड़ी होती है, कुछ वस्तुएं पड़ी होती है, और उन वस्तुओं के पास कुछ बच्चों को ले जाया जाता है, और उन सब वस्तुओं के आगे जो चिट पड़ी होती है, हर वस्तु का नाम होता है, हर वस्तु जो होती है उसके आगे एक चिट पड़ी होती है, उस पर उस वस्तु का नाम होता है। सबसे पहले बच्चे उन सभी वस्तुओं को ध्यान से देख लेते हैं और वो नाम पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई, जैसे मान लो ये हाथी है, हाथी की मूर्ति है, और यहाँ उस चिट पे लिखा हुआ है हाथी, यहाँ मान लो घोड़ा है। इस पर एक बात बता रहा हूँ मैं, अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके किताब में कैसे दे रखे हैं मुझे खुद को नहीं पता है। ठीक है, अब सब बच्चों ने वो देख लिए, वस्तुएं देख ली, वस्तुओं के आगे उसका जो नाम लिखा हुआ था वो देख लिया। अब क्या करेंगे, उन सभी जो चिट कह दूं या जो कार्ड कह दूं जिन पे उनका नाम लिखा हुआ था, उन कार्ड को मिक्स कर देंगे। उन कार्ड को मिक्स करके फिर क्या दे देंगे, बच्चों को दे देंगे, और बच्चों से कहेंगे कि अब तुम इन कार्डों को वापस इन वस्तुओं के पास सेट करो, है ना। तो इस विधि में इस तरह से होता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, साहचर्य, जब, है ना। तो बात वही आ गई कि लैंग्वेज में, किताब में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको कि किसी कमरे में मतलब एक जगह कई वस्तुएं पड़ी है, और उन वस्तुओं के पास कार्ड पर उन वस्तुओं का नाम लिखा है। बच्चों को उनके पास ले जाया जाता है, और उनके पास ले जाकर बच्चों से उनको ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उन कार्डों को मिलाकर उनको दे दिया जाता है। फिर वो बच्चे उन कार्डों को अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर अलग अलग करते हैं, और फिर उन वस्तुओं के आगे रख देते हैं। तो इस विधि को इसीलिए कहा जाता है साहचर्य विधि, और इसके प्रतिपादक, प्रवर्तक या क्या कहते हैं, परिकल्पना जो की थी इसने मारिया मोंटेंसरी ने की थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, चलिए आप बताओ इस विधि का सबसे मेन पार्ट क्या है। इस सबसे विधि का अब तक बता दिया होगा, अभ्यास करते करते सीखना। बस हर विधि के अंदर एक दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे हम अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत अच्छे से हमें समझ। अभ्यास करते करते सीखना। हो सकता है बच्चे पहली बार कार्ड्स को गलत लिखेंगे, लगाएंगे, उन वस्तुओं का अगर गलत लगेंगे तो हम दोबारा उनको देखने के लिए कहेंगे, फिर से उनको कार्ड मिक्स करके देंगे, और यूँ करते करते वो एकदम सही कार्ड को सही जगह पर रख देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अभ्यास करते करते सीखना। तो इस बात को भी आप गौर कर लें। अब अगर बात करूं, यह विधि सीमित होते हुए मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। सबसे खास बात यह है, यह विधि सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, मैं ये लिख भी देता हूं। यह विधि क्या है, यह विधि सीमित है, बिल्कुल सीमित है ना। यह विधि, यूं कहूं मैं, सीमित की जगह यह कह दूं कि यह विधि छोटी, ठीक है, या फिर सीमित कहूं, सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। बिल्कुल उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी, क्योंकि इसका क्या होता है कि मतलब बालकों के लिए विशेष प्रभाव है। एक तो बालकों को मतलब कोई चीज़ रटाई नहीं जा रही है, एक बालकों पर ना किसी प्रकार ज्ञान थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, बालकों को खेल खेल में सिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बालकों के देखो ये क्या लिखा, जैसे हम दीवारों पर जो छोटी क्लासें होती हैं उन पर A फॉर एप्पल, B फॉर बुक इस तरह बना के रखते हैं। फिर बच्चों को एक दो बार बता देते हैं, फिर उनसे पूछते हैं बता एप्पल कहाँ है, तो वो ढूंढ के कहता है ये रहा एप्पल। तो कहीं ना कहीं ये विधि सीमित जरूर है, लेकिन मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये सीमित कैसे है। मेरे पास ब्लू रेड मार्कर नहीं है, इसको ध्यान से देख। ये विधि सीमित कैसे है, देखिए सीमित कैसे है इसके बारे में अगर मैं नोट डालूं, यह विधि सीमित कैसे है
इस पर हम बात करते हैं। यह विधि सीमित इसलिए है क्योंकि इसमें बालकों को कुछ ही शब्दों का ज्ञान होता है, कुछ ही शब्दों का ज्ञान होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बालकों को कुछ ही शब्दों, यानी बालकों का जो ज्ञान है वो सीमित रहता है। कैसा रहता है? सीमित रहता है ना? हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं मात्रा गलत तो नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे दिमाग में चाहे सही लगाऊं तब भी लगता है ना, ध्यान नहीं रहता है, कन्फ्यूजन। हाँ, तो इसमें बालकों को कुछ ही शब्दों का ज्ञान होता है, यानी उन बालकों का ज्ञान जो है वो सीमित रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो शब्दों का ज्ञान है वो सीमित रहता है। प्रतिपादक इसके प्रवर्तक मौर्य मॉन्टेसरी है। दो ही बातें याद रखना, अभ्यास करते करते इसमें सीखा जाता है। और दोष इसका क्या है? बालकों को कुछ ही शब्दों का ज्ञान हो पाता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? यह विधि सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। यह विधि सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर क्या उतरती है? खरी उतरती है। बस इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा इस विधि में कोई विशेष खास बात मुझे नहीं लगती है। ठीक, हाँ, एक चीज और है कि यह विधि कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? यह विधि कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भाई बड़े बच्चों को तो ऐसे सिखा नहीं सकते ना आप, छोटे बच्चों को लिए सिखाओगे तो यह विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि के बारे में 2 या 3 बातें ही ध्यान रखने लायक है। सैनिक विधि के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखने लायक है। क्या बातें ध्यान रखने लायक है? अभी हमने की है, यह भी जांचिए कि आपको कितना याद रहता है। सैनिक विधि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के अंदर उसका सूत्रपात हुआ था अमेरिका में। कितने लोगों के समूह को सिखाया जाता है? लगभग उस समय 15 से 20 सैनिकों की बात हुई थी। तो 15 से 20 सैनिकों को छोटे छोटे समूह बनाकर उनको भाषा का ज्ञान दिया जाता था। टैप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर दिया जाता था और रिकॉर्डर करने के बाद उनको सुनाया जाता था। वार्तालाप पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, बजाय किसके? लेखन और वाचन पे जोर नहीं दिया जाता था। इसमें अनुकरण और श्रवण पर ज़्यादा क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। इसके अलावा मौखिक, कहीं ना कहीं ये विधि कैसी है? मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल देती है। इसके अलावा हमने एक बात और पूछी, भाषा कौशलों के विकास पर बड़ा जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। भाषा कौशलों का विकास भी इस विधि के द्वारा अच्छा होता है ना? तो ये उसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बातें इसमें हैं, तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं अगला, तो अगली विधि जो होगी, हाँ, मैं अभी इसको मिटा के वापस पूछूंगा। देखिए, आपको याद रहे ना रहे, मैं लगभग याद रख लेता हूँ। एक बार अगर मैंने हाथ से लिख दिया तो उसके बाद मुझे याद रह जाएगी। साचार्य विधि का प्रवर्तक कौन है? साचार्य विधि का प्रवर्तक है मौर्य मॉन्टेसरी। और साचार्य विधि की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? साचार्य विधि में होता क्या है ये सब आपको पता है। कमरे में वस्तुओं के पास कार्ड रखे होते हैं, उनको कार्ड दे दिए जाते हैं। इसके अलावा साचार्य विधि में होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अभ्यास करते करते सीखना। तो इसकी कमी क्या है? इस विधि में जो है क्या होता है? ज्ञान जो होता है, शब्दों का ज्ञान जो होता है वो सीमित रहता है। तो इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भले ही यह विधि सीमित हो, लेकिन मनोविज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है। 3 ही बातें याद रखनी है, 4 बातें, और 4 बातें अगर आपको याद नहीं रहती तो बिल्कुल गलत बात है। प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। हाँ, अब अगली हम जो विधि लेने जा रहे हैं वो विधि, अच्छा, इस विधि के बारे में शायद मैंने एक चीज़ और नहीं बताई थी आपको। इस विधि के बारे में नहीं बताई थी, या किस विधि के बारे में नहीं बताई थी? वो लास्ट में बताऊंगा। हाँ, मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखी है। चलो ठीक है। अब लिखिए ध्वनि साम्य विधि, बहुत सरल है। ध्वनि साम्य विधि, ये भी बहुत सरल विधि है, आपने सुन रखा होगा। अच्छा, मुझे बताओ, क्या कभी आप इस विधि से पढ़े हो? क्या कभी आपके टीचर्स ने आपको छोटी क्लासों में इस विधि से पढ़ाया है क्या?
आपको कभी लगा? मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल पढ़ाया है और आपको याद भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ये होता है कि जो समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं, समान उच्चारण वाले शब्द, उन शब्दों को एक साथ लिखा जाता है। आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, जो अंग्रेजी मैडम होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे इस तरह लिखे थे BOY बॉय, TOY टॉय, है ना, JOY जो, इस प्रकार के, CUT कट, ठीक है, और BUT बट, इस प्रकार से हमें सिखाया जाता। तो कट बट हम उच्चारण जो होते थे वो एक साथ सीखते थे। समझ आ गई मैं? और हिंदी में अगर बात करूं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो हिंदी में भी आपको पता है कि जो मैडम होते थे वो इस प्रकार सिखाते थे, चरम, ठीक है, करम, मतलब मैं वैसे मतलब गुरु जी गलत लिखो, धर्म या थोड़ी लिखी जाए, तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, चर्म, कर्म, धर्म। मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक जैसे उच्चारण वाले, ध्वनि की समानता रखने वाले शब्दों को बोर्ड पर एक साथ लिखा जाता था, और एक साथ लिखने के बाद उनको एक साथ बुलवाया जाता था, जिससे बच्चों को एक साथ कई शब्दों का ज्ञान भी हो जाता था और उनमें जो समानता का कारण है वो भी पता लग जाता था। तो इसीलिए इसको ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। ठीक है। प्रारंभिक जो स्तर होते हैं, प्रारंभिक स्तर के बालकों, प्रारंभिक स्तर के बालकों के लिए, प्रारंभिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है। और इस विधि में एक जो चीज काम करती है, संश्लेषणात्मक, ठीक है, संश्लेषणात्मक जो सहयोग होता है, या यूं कह सकते हैं इस विधि को संश्लेषणात्मक कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैं चलो सीधा शब्द लिखता हूं, संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम अक्षर से हम वाक्य, और वाक्य से हम कहाँ जाते हैं, सॉरी वाक्य नहीं होता, वाक्य का, बल्कि अक्षर की बजाय क्या होता है, शब्द, वाक्य और खंड, उसके बाद, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने। सबसे पहले शब्द, वाक्य खंड और वाक्य। तो कहीं से हम, और संश्लेषणात्मक क्यों कहते हैं, उसका भी कारण है कि उसमें क्या होता है, पहले अक्षर से फिर हम कहाँ जाते हैं, शब्द, और शब्द से हम कहाँ आते हैं, वाक्य। यानी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं, यहीं पहुँचते हैं। इसमें भी कहाँ पहुँचते हैं, या किसी प्रकार ले लो। यानी हम सारे टुकड़ों को मिलाकर उसे संश्लेषण करके क्या करते हैं, एक बनाते हैं। और यही कारण है कि इसमें मतलब अक्षर से आरंभ करते हैं और अक्षरों को जोड़ जोड़ कर इसे क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। किसी वाक्य को अक्षर से आरंभ करके और जोड़ जोड़ कर शब्द से वाक्य तक पहुंचते हैं। तो ये संश्लेषण की जो क्रिया, ये संश्लेषण विधि क्या है, ये एक क्रिया है। और क्रिया क्या है, क्रिया ये है कि मतलब जोड़ना या एकत्रित करना। लेकिन एकत्रित करना में किस प्रकार का एकत्रित करना, सार्थक एकीकरण करना। सबसे पहले अक्षरों का चुनाव करते हैं, अक्षरों से हम शब्दों को वाक्य तक संश्लेषित करते हुए चलते हैं। तो इस कारण कहीं न कहीं इसे संश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है। प्रारंभिक स्तर के बालकों को लेकर उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आप बता दिया, एक समान ध्वनि वाले वर्णों को एक साथ लिखना और उच्चारित करवाना, इसीलिए इसको ध्वनि साम्य विधि कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ध्वनि साम्य विधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक समान वर्णों को उच्चारित करवाया जाता है, लिखा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे होते हैं को उससे मिलते जुलते सारे शब्दों को वो एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, जैसे BUT, बीच में U आ रहा है तो बट, कट, U आ रहा है फिर भी ब होगा, BUT होगा, बट होगा, CUT होगा, कट होगा। अब वहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, KUT को भी कट बोल देते हैं, CUT को हो सकता है वो चट बोल दे, है ना। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता। धर्म, कर्म, हाँ, धर्म, कर्म, चरम, मर्म, है ना, वो इस प्रकार से उच्चारणों को सही लेंगे। और रही बात, ये संश्लेषणात्मक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्षरों से, ये शब्दों से वाक्य तक संश्लेषित होते हुए
चलती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संश्लेषित विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी शिक्षण विधियां हैं और छोटी छोटी शिक्षण विधियों को हम क्या कर रहे हैं, बहुत आराम से सीखते हुए चल रहे हैं। अब जो विधियां आएगी वो लगभग इससे बड़ी बड़ी आएगी। ये आज 3 छोटी छोटी विधियां थी और साथ में मैंने ये भी सोचा कि ऑफलाइन क्लास है तो क्यों ना उसमें सरल सरल विधियों को करवा दें, ताकि बाद में जब लाइव क्लास हो ताकि आपके कोई क्वेश्चंस हो वो लाइव में चलते रहें। अभी भी आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कब पूछोगे आप, जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ वैसे वैसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ लेना, आपको तुरंत उत्तर मिलता हुआ चलेगा। ठीक है, हाँ अब मेरी बारी है, पहले एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं। तीन विधियां मैं कराई, इन 3 विधियों से संबंधित एक एक्स्ट्रा जो चीज मैंने छोड़ी थी वही चीज आपसे पूछूंगा और यही 3 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, हाँ ए बी सी। क्वेश्चन क्या है, कौन सी विधि प्रत्यक्ष, एक तो मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है भाई, करें क्या अब, कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि के दोषों को बहुत हद तक दूर करती है। कौन सी विधि, सबसे पहले सैनिक विधि, दूसरी हमने पढ़ी ध्वनि साम्य विधि और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, सैनिक विधि, ध्वनि साम्य विधि और हमने पढ़ी थी साचार्य विधि। आपके सामने ये प्रश्न है और इसका उत्तर आपको देना है ना, इसका उत्तर आपको देना है, फटाफट देना है। कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि के दोषों को, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इस विधि में प्रत्यक्ष देखकर सिखाने की बात की जाती है। लेकिन तीनों में से एक चीज ऐसी है जहां पर दिखना वो कोई जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो मौखिक और लिखित दोनों पक्षों पर जोर देती है, मौखिक और लिखित दोनों पक्षों पर जोर देती है। वो कहती है लिखित होना भी बहुत जरूरी है। तो एक विधि में से ऐसी है जो ये कहती है नहीं, एक चीज अगर नहीं हो तो भी काम चल सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि जिसके कई नाम हैं, जैसे सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि, सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि से निर्गम विधि भी इसका एक उपनाम है। हाँ, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्राकृतिक विधि, सुगम पद्धति और प्राकृतिक, हाँ 3 नाम है। ठीक, एक नाम और है, सैनिक विधि, ध्वनि साम्य और साचार्य विधि। तो अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इस विधि का राइट आंसर है ए, सैनिक विधि। कौन सी है, सैनिक विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में लिखित और मौखिक दोनों पक्षों पर जोर दिया जाता है। प्रत्यक्ष देखकर सीखने की बात होती है, लेकिन यहां सामने उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी मौखिक वार्तालाप के द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि के दोषों को बहुत हद तक दूर कर देती है। सारे नहीं करती है, लेकिन कुछ हद तक वो क्या कर देती है कि उसके दोषों को दूर कर देती है। तो वो कौन सी विधि है, वो है सैनिक विधि। क्लियर है। अब जो उस दिन एक प्रश्न दिया था, देखिए लाइव क्लास चल रही हो तो यही चीज 1 घंटे में होती है, जबकि यहाँ बहुत जल्दी जल्दी हो गई, और जबकि छोटी छोटी भी थी कि सुग्गा है ना, सुग्गा जो है विधि किस विधि का विकृत रूप है। और आपके सामने ऑप्शन थे उस दिन, सूत्र विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, सूत्र होगी, समवाय होगी, पाठ्य पुस्तक, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक और भाषा संसर्ग, ये 4 ऑप्शन थे।
आपने क्या राइट आंसर दिया, देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन एक दो राइट आंसर आ चुके थे मेरे पास, और वो है कौन सी, पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के विकृत रूप को, पाठ्य पुस्तक विधि के अगर विकृत रूप की बात करें तो वो विकृत रूप किस नाम से जाना जाता है, कुछ विद्वानों से सुग्गा प्रणाली या सुग्गा विधि के नाम से भी पुकारा है। तो उसका राइट आंसर आपने सही किया अथवा नहीं किया, लेकिन मैंने इसका आंसर बता दिया है ना। तो देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि आज बहुत सरल विधियां थी और हमने सरल विधियों को एक बार कर लिया ताकि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभ्यास के द्वारा सीखना, ये किसकी बात थी, ये बात थी मारिया मोंटेसरी की साचर्य विधि की, है ना, साचर्य जो थी, हाँ, मारिया मोंटेसरी की। तो अभ्यास के द्वारा सीखना, ठीक है, कौन सी विधि है जो सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है, तो वो भी साहचर्य विधि है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हर विधि के 2 या 3 बातें विशेष होती है। कुछ अच्छी विधियाँ आएंगी जिनके बारे में पूरा नॉलेज होना हमें आवश्यक है। और अगर अच्छे से अभी आप लोग देखिए, जो मैं फिर आपको बहुत बार ये एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ये सही लगता है। अभी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हम 1 घंटे क्लास देखते हैं लेकिन इतना सही मिल रहा है, लेकिन अगर आप लगातार नियमित आते रहे तो याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप सिर्फ मेरी क्लास जो है 1 घंटे ही लोगे, लेकिन आपको बहुत सा मैटर लगेगा हमने नया प्राप्त किया। और यही सिचुएशन आपकी स्टडी पे लागू होती है। आप ये मत सोचिए कि मैं 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा पर मुझे कुछ याद हुआ ही नहीं। आप अपनी नियमितता बनाई रखिए, नियमितता बनाओ रखोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा, ये मान के चले, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप बढ़िया तरीके से रेगुलर रहें। ये मत सोचें कि आज कुछ मतलब ज़्यादा विशेष नहीं हुआ, तो ऐसा तो होगा ही होगा। अगर आपने कोई चीज़ बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है और वही अपना टॉपिक है, तो आपको जितना आता है मैंने उतना ही बताया, तो फिर आपको लगेगा आज मैंने कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन आपने नहीं सीखा, लेकिन आप जैसे और भी साथी हैं, उनके लिए हो सकता है वो चीज़ जो आपके लिए सरल है वो उनके लिए कठिन भी हो सकती है। तो हमें कई बार कुछ ज़्यादा विशेष नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 बात विशेष मिल जाती है तो भी हमारी क्लास सफिशिएंट हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, नियमितता तो रह रही है। आप खुद सोचिए, आप तो घर बैठे हो, मैं भी तो नियमितता रख रहा हूँ, हर तरह का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं जब रख रहा हूँ तो आपका भी ये हक बनता है, आपको ये करना भी पड़ेगा। आप नियमित रहिए, कोशिश कीजिए कम से कम 50 साथी लगभग ऑनलाइन रहो। ये मत सोचिए सर मैं बाद में देख लेता हूँ, बाद में तो देखनी है, साथ में देख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहे ना, है ना। चलिए, तो आज की ये क्लास है आपकी नियमितता ना टूटे, इसलिए मैंने 3 शिक्षण विधियों की ऑफलाइन क्लास तैयार की है, वो आपको मिल रही है। और उसके बाद देखते हैं कल से शायद ऑनलाइन सिस्टम सही बैठ गया तो ऑनलाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने जो मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखा उसमें मैंने बड़ी व्यवहारिक बातें की हैं, लेकिन वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद समझे थे। और मैंने 1-2 मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं और समझ रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और यही मेरी आपसे आशा है कि आप रेगुलर रहकर तैयारी करें। मैं आपको रीड का पूरा सिलेबस का एक टाइम टेबल दूंगा और उसके अनुसार टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगा। मैं 100% आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही है वो भी आपके समक्ष रख देता हूं। संस्कृत के क्वेश्चन टाइप की दिक्कत आ रही है, संस्कृत के क्वेश्चन टाइप कौन करे, ठीक है। तो ये थोड़ी मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी हल कर लूँ, तो फिर आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से टेस्ट ले लूँ। और 30 टेस्ट ले लूँगा ना, 30 छोड़ो 20 ले लूँगा ना, तो उसमें आप सबका सिलेक्शन पक्का है। आप विश्वास रखिए, मैं आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा, मेरा पूरा प्रयास है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि।